हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे जो हमारे आरबीसी है उसमें कैसा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। इसमें हम सबसे पहले देख रहे होंगे शेप कैसा है। ठीक है, शेप हमारा काजल बाइकॉनकेव है, पर बाइकॉनकेव होने का रीज़न क्या है, इसके अलावा साइज़ क्या है, नॉर्मल काउंट क्या है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा हम वेरिएशंस देखेंगे। वेरिएशंस में भी हमारे पास अलग अलग आता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल वेरिएशन अलग आता है और पैथोलॉजिकल वेरिएशन अलग आता है, राइट। तो हम पहले देख रहे होंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, फिर हम देखेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ये हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल है, इसमें सबसे पहला आता है फंक्शनल मॉर्फोलॉजी। फंक्शनल मॉर्फोलॉजी में क्या काजल दी, सबसे पहले तो जो शेप है वो कैसा है, बाइकॉनकेव है। लेकिन बाइकॉनकेव शेप होने का रीजन क्या है, नेचर ने हमें आरबीसी को स्पेरिकल या एलिप्टिकल या सर्कुलर क्यों नहीं दिया, हमको बाइकॉनकेव क्यों दिया। तो इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या, जो हमारा बाइकॉनकेव है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो छोटे कैपिलरीज को, स्मॉल कैपिलरीज को भी क्रॉस कर सकता है, जिसका साइज कितने से ज़्यादा हो, मिनिमम जिसका साइज 3.5 माइक्रोन हो, 3.5 माइक्रोन हो। तो पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा एडवांटेज है कि बाइकॉनकेव शेप कुछ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा सा, है ना। तो इसके कारण से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसके दो एडवांटेज है। एक तो पहला ये कि ये रेजिस्ट कर पाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो ये रेजिस्ट कर लेगा। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमको नेचर ने क्या दिया है काजल दी, एडवांटेजेस। तो सबसे पहला हम क्या देख रहे होंगे, शेप। तो शेप हमको कैसा मिला है नेचर से, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव का फायदा क्या है, सबसे पहले ग्रेटर सरफेस एरिया। ग्रेटर सरफेस एरिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज को क्या कर पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा, पहला। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस वो आसान हो जाएगा, ये पहला फायदा। दूसरा हमारे बाइकॉनकेव होने का फायदा क्या है कि ये बाइकॉनकेव है, इसीलिए हमको क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या हो रहा है काजल दी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके कारण कैपिलरी का साइज, जो डायमीटर है, अगर वो 3.5 माइक्रोन से ऊपर है तो उसमें भी हमारा ये जो ब्लड आरबीसी है ये ट्रैवल कर लेगा। आई होप यू गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज ये हो गया शेप। अब आते हैं साइज। तो साइज कितना है हमारे पास, 7.5 माइक्रोन, माइक्रोमीटर या माइक्रोन। क्लिनिकल काउंट 5 मिलियन। 5 मिलियन को हम क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। ये हमको आगे काम आएगा। ठीक है, तो हमने अगर ब्रीफ में समझे, हमने देखा साइज। साइज कैसा है काजल दी, हमने देखा साइज, जो साइज है हमारा क्या, बाइकॉनकेव। हमने देखा शेप, शेप है हमारा, सॉरी देखो साइज में शेप लिख दिया, साइज है हमारे पास 7.5 माइक्रोन डायमीटर, शेप है हमारे पास बाइकॉनकेव। तो ये पेन चलने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और तीसरा हमारे पास है काउंट। तो काउंट हम कितना कंसीडर करते हैं, 5 मिलियन को एज 100%। ठीक है, ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गया। मेल में यूजुअली थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में यूजुअली कम होता है। इसका रेंज ऐसे कर सकते हो, 4.5 से 5 कर सकते हो, 5 से लेके 5.5 कर सकते हो, रेंज में लिखो, ज्यादा बेटर है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है वेरिएशंस। वेरिएशंस में भी बहुत तरह के वेरिएशंस है, साइज के बेसिस पे अलग वेरिएशन है, शेप के बेसिस पे अलग वेरिएशन है। तो हम पहला वेरिएशन पढ़ रहे होंगे साइज के बेसिस पर। अब साइज के वेरिएशन, साइज के बेसिस पे जो वेरिएशन होता है उसको हम एन आइसोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन आइसोसाइटोसिस। एक तो पता नहीं पेन को क्या हो गया। ठीक है, अब साइज क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल साइज से बड़ा हो सकता है आरबीसी, बड़े आरबीसी, और या तो छोटा आरबीसी हो सकता है। यही दो तो साइज पॉसिबल है। अब जो छोटा होता है उसको हम माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, जो हमको मिलता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में,
और कभी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा हो तब भी हमको आरबीसी का साइज छोटा मिलता है। बट हमको जो याद रखना है, जब हम अनीमिया पढ़ रहे होंगे उसके लिए हमको साइज ऑफ आरबीसी छोटा मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखना है। दूसरा आता है मेगा कैरियोसाइटोसिस या मेगासाइटोसिस या मैक्रोसाइटोसिस। मेगा कैरियो नहीं, मेगा कैरियोसाइटोसिस कुछ और होगा, मेगासाइटोसिस। मेरे दिमाग में भी मेगा कैरियोसाइटोसिस चलता है। मेगासाइटोसिस मतलब जो आरबीसी है उसका साइज नॉर्मल आरबीसी से बड़ा है, ये हमको दिखेगा। इसमें जो आरबीसी बड़े होते हैं उसको मेगेलोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये हमको दिखेगा मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया केस में। कभी कोई मस्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है उसके केस में उसके आरबीसी का साइज बड़ा हुआ मिलेगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तब। ठीक है, अब शेप के बेसिस पे आता है जिसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अगर एनाइसोसाइटोसिस आ रहा है तो हमको कैसे मिल रहा है काजल दी? साइज के बेसिस पर एनाइसोसाइटोसिस। अगर शेप के बेसिस पे मिल रहा है तो दैट इज पोइकिलोसाइटोसिस। अब पोइकिलोसाइटोसिस में जो हमारा एबनॉर्मल शेप है, यूजुअली हमारा कैसा शेप है, अगर नॉर्मल है तो बाइकॉनकेव शेप है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी शेप है तो वो एबनॉर्मल है। जैसे कि सिकल सेल किसमें मिलेगा? सिकल सेल अनीमिया में, राइट। देन स्फीरोसाइट मतलब स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल। एलिप्टिकोसाइट मतलब एलिप्टिकल शेप का हो गया। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास एबनॉर्मल शेप। अब आते हैं हमारे पास काउंट में वेरिएशन। तो काउंट में बढ़ सकता है घट सकता है, बढ़ना बहुत कम होता है वैसे, लेकिन फिर भी कभी कभी बढ़ता है और घट सकता है। अब ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मतलब बॉडी खुद अपने डिमांड के हिसाब से कर रही है, या तो पैथोलॉजिकल हो सकता है, कोई पैथोलॉजी की कंडीशन एसोसिएटेड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल एज मतलब बर्थ के टाइम पे ऐसे ही जो बच्चा जो नियोनेट होता है उसमें जो हमारा आरबीसी है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। 6 से 7 मिलियन आरबीसी हमको एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलता है। फिर 1 मंथ के आसपास वो थोड़ा कम होता है, 6 महीने 1 साल के अंदर वो नॉर्मल जो हमारे एडल्ट आरबीसी होते हैं उसी रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ में हमको कितना आरबीसी मिल रहा है काजल दी? नॉर्मल से ज्यादा, दैट इज 6 to 7 मिलियन आरबीसी मिल रहा है। ठीक है, दूसरा सेक्स हमने देखा था कि मेल में ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन था, फीमेल में ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन था। तो मेल में से जो आरबीसी है वो ज्यादा होगा। ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। अब आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड। तो जब कोई इंसान हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है तो यूजुअली होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम होगा। ऑक्सीजन प्रेशर कम होने के कारण बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड मीट करने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो कम है, अब उतने आरबीसी प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पा रहे, तो मुझे चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, ताकि मैं उतने ही कम प्रेशर में नए आरबीसी होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन को रिक्रूट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हाई ऑल्टीट्यूड है उसमें हमारा जो आरबीसी है वो 7 पॉइंट कुछ लेकर 7 से लेकर के 7.5 कभी 8 मिलियन तक भी चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन। क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होगा ही होगा। हाइपोक्सिया कैसे? जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑक्सीजन का वो काफी कम है। ठीक है, तो आप यही लिखा है कि हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के कारण। अब आता है एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जब होगा तो इनिशियली एक ट्रांजिएंट फेज के लिए बॉडी चली जाएगी कहाँ पे? हाइपोक्सिया में। बॉडी हाइपोक्सिया में गई, जैसे ही बॉडी हाइपोक्सिया में जाती है तो हमारा जो पूरा का पूरा फिर से इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि ये लगातार नहीं होता कॉन्टिन्यूअस, ये माइल्ड होता है और ट्रांसिएंट होता है। तो माइल्ड हाइपोक्सिया की वजह से और स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इमोशनल कंडीशन, तो एंजाइटी का केस, स्ट्रेस का केस, एंजाइटी स्ट्रेस, इसमें आरबीसी का सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उससे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आता है। तो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? जल्दी बैक नहीं उठना चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में हमको इंक्रीज कहाँ देखने को मिल रहा है? राइट, इंक्रीज। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में सबसे पहला इंक्रीज देखने को मिलता है एज। दूसरा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्स या जेंडर, जिसमें क्या है, कैसे दिक्कत हो रही है जिससे लिखने में, मेल। ठीक है, तीसरा हमको देखने को मिलता है आफ्टर एक्सरसाइज,
बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, माइल्ड हाइपोक्सिया एंड स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन। चौथा हाई ऑल्टीट्यूड, राइट। पांचवा आफ्टर मील, और छठवा मेंटल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि एंजाइटी। अब आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिक्रीज कब कम होगा। तो कम होगा प्रेगनेंसी में, बहुत कॉमनली हमने सुना है कि प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है। इसके अलावा सोने के बाद, तो सोने के बाद और प्रेगनेंसी के केस में हमको फिजियोलॉजिकल डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल डिक्रीज पढ़ सकते हैं लेकिन हमको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ रहे होंगे क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसी के रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हिमेटोक्रिट वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो हमको वाइवा के लिए टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।